बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लेबर एंड टैक्सेशंस के कुछ लेक्चर्स हमने डिस्कस किए थे। आज के सेशन में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये जो लेक्चर है ना सिर्फ हमारे लॉ के स्टूडेंट्स के लिए अहम है, बल्कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि सेंट्रल का एग्ज़ाम है तो इसमें आमतौर पर स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसलिए उनके लिए भी एक अहम टॉपिक हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सलेटर। हु इज़ कॉन्सलेटर, कॉन्सलेटर कौन होता है, कॉन्सलेशन प्रोसीडिंग्स क्या है, और फंक्शंस पावर्स ऑफ कॉन्सलेटर एंड इट्स अपॉइंटमेंट को डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर। So dear students, first of all, actually the basic object of PIRA 2010 is the avoidance and settlement of any differences arising between the employers and the workers. For this purpose, many ways have been provided, one of which is the conciliation proceedings. दरअसल ये बेसिक जो पर्पज़ है पीरा एक्ट का, वो एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनको रिजॉल्व करना है, उनको सेटलमेंट करना है। एंड द लेजिस्लेचर प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर नेगोशिएशन बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड द वर्कमैन थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ द थर्ड पार्टी, एंड दिस इज़ द थर्ड पार्टी इज़ कॉन्सलेटर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो अवॉइडेंस है, जो डिस्प्यूट्स से अवॉइडेंस है और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स है, ये एक्चुअली किसी थर्ड पार्टी के ज़रिए से होती है, और ये थर्ड पार्टी जो है वो कॉन्सलेटर कहलाता है। ठीक है। अब जो पीरा एक्ट है डियर स्टूडेंट्स, इसका जैसे मैंने आपको बताया कि इसका बेसिक मकसद जो है वो डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट जो हैं या जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनके वर्कर्स या वर्कमैन और एम्प्लॉयर्स के दरमियान जो डिस्प्यूट्स हैं उनकी सेटलमेंट के लिए जो बंदा अपॉइंट किया जाता है कॉन्सलेटर कहलाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 ऑफ पीरा 2010 में दी गई है। कॉन्सलेटर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड एज कॉन्सलेटर। अब कॉन्सलेटर से मुराद एक ऐसा बंदा है जो कि कॉन्सलेटर के तौर पर अपॉइंट होता है अंडर सेक्शन 35 में बताया गया है कि ये इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होनी है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली लॉकआउट और स्ट्राइक के ज़रिए से एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स जो हैं जब काम बंद कर देते हैं तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी तीसरे फ्रीक के ज़रिए से मामला दुरुस्त करवा सकती है, और ये तीसरा फ्रीक जो है ये कॉन्सलेटर कहलाता है। और इसके सामने जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो डिस्कशंस होती हैं, जो ये प्रोसीडिंग्स अडॉप्ट करता है, ये प्रोसीडिंग कॉन्सलेशन प्रोसीडिंग्स कहलाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके रेलिवेंट प्रोविजंस को देखें जो इस हमारे इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, वो सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 6 है। जैसे अभी मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था कि कॉन्सलेटर मीन्स अ पर्सन, एक ऐसा बंदा है जो अपॉइंट होता है एज अ कॉन्सलेटर अंडर सेक्शन 35। ये इसके बाद 36, 37 और 38 है पीरा एक्ट 2010 का। ठीक है। तो ये रिलेट करते हैं। इसके बाद सेक्शन 2 सब सेक्शन जो है वो 8, इसके बाद 36, 37, 38, 39 है ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2012 जो है वो इसको डील करता है। जैसा मैंने इसके बाद डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको कॉन्सलेटर के बारे में बताया, सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 में इसकी डेफिनेशन बयान की गई है। इसके बाद कॉन्सलेशन प्रोसीडिंग्स हैं। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेक्शन 35 ऑफ पीरा 2010 के तहत होती है। ये फेडरल गवर्नमेंट भी करती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी करती है। इफ़ वी डिस्कस द अपॉइंटमेंट बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट in respect of all disputes except disputes in which National Industrial Relation Commission is competent to adjudicate, the provincial government has the authority to appoint the conciliator। ऐसे मामलात या ऐसे डिस्प्यूट
जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2012 की स्वाबदीद में ना आते हों, तो ऐसी सूरत में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो कौंसलेटर को अपॉइंट करती है। इसके बाद इसकी हम अगर डिस्क्रिशन देखें तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि एज़ मैनी एज़ पर्सनस, जितने भी पर्सनस वो कंसिडर नेसेसरी, वो जितने भी पर्सनस कंसिडर करे उनको कौंसलेटर जो है वो अपॉइंट कर सकती है। ये एक्चुअली जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है इसका एक स्वाबदीदी इख्तियार है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम डिस्कस करें फेडरल गवर्नमेंट को, तो फेडरल गवर्नमेंट भी ऐसे मामलात जो उसकी स्वाबदीद में आते हैं, तो ऐसे मामलात पर फेडरल गवर्नमेंट कौंसलेटर का तकर्रर कर सकती है। इसके बाद इसके अपॉइंटमेंट के बाद इसको जो ऑफिशियल गज़ट है उसमें स्पेसिफाई किया जाता है एरिया को, मतलब कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को, और इसके बाद ऐसी एस्टेब्लिशमेंट्स या इंडस्ट्री को जिसके मामलात जो हैं वो रेलिवेंट कौंसलेटर जो है वो सुन सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि कौंसलेशन प्रोसीडिंग्स जो है वो कब स्टार्ट होती है और कैसे स्टार्ट होती है। सेक्शन 36 ऑफ पीरा एक्ट 2010, सबसे पहले सेक्शन 30 का नोटिस दिया जाता है लॉकआउट या स्ट्राइक की सूरत में, और ये 14 दिन के अंदर होना चाहिए। सेक्शन 37 ऑफ पीरा एक्ट, अगर कोई पार्टी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की सूरत में, चाहे वो लॉकआउट पर हो या स्ट्राइक पर हो, लॉकआउट और स्ट्राइक क्या है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन 40 को जब मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो मैं आपको बड़ी डिटेल से लॉकआउट और स्ट्राइक के बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है, मैं बात कर रहा था कि कोई भी पार्टी हो, चाहे वो लॉकआउट वाली हो या स्ट्राइक वाली हो, जिसमें भी वो 36 का नोटिस दिया हो, जिसने भी 36 का नोटिस दिया हो, तो उस नोटिस की एक कॉपी जो है वो कौंसलेटर को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कौंसलेशन इसको प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद इस तरह जो कौंसलेटर हैं वो दोनों पार्टीज़ की समाअत शुरू करेगा, और इसकी एक कॉपी जो उसको नोटिस मौसूल हुआ है, इसकी कॉपी जो है वो लेबर कोर्ट को भी मुहैया की जाएगी। इसके बाद 38 जो है, सेक्शन 38 जो है, ये प्रोसीडिंग है बिफोर द कौंसलेटर। कौंसलेटर के सामने जो प्रोसीडिंग्स होती है उसके बारे में ये हमें 38 जो है ये सेक्शन बताता है। इसमें सबसे पहले जो कौंसलेटर है वो कॉलिंग द मीटिंग कॉल करेगा। दोनों पार्टीज़ को जो डिस्प्यूट, जिनके दरमियान को डिस्प्यूट है, उनको कॉल की जाएगी, और इसके बाद दोनों पार्टीज़ अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो है, अपने नुमाइंदगान जो हैं, जो कौंसलेटर के सामने पेश होंगे और कौंसलेशन प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बनेंगे, वो मुकर्रर करते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो कौंसलेटर के सामने अपीयर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं यहाँ पर ये भी बताता चलूँ, कौंसलेटर जो है वो अगर ज़रूरी ख्याल करे तो किसी भी एम्प्लॉयर्स को या ऑफिस बैरियर को या ट्रेड यूनियन के किसी भी ओहदेदार को नोटिस देकर वो बुला सकता है। ठीक है, इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, कौंसलेटर जो है वो दोनों पार्टीज़ को समाअत करेगा, एविडेंस कलेक्ट करेगा। अब यहाँ पर जो कौंसलेटर की जो फंक्शंस हैं वो स्टार्ट होते हैं। अब कौंसलेटर करेगा क्या? ठीक है, नोटिस हो गया, दोनों पार्टीज़ आ गई, दोनों पार्टीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आ गए। सबसे पहले तो कौंसलेटर जो है वो सजेस्ट करेगा, वो सजेशन देगा दोनों पार्टीज़ में से किसी को भी अपनी डिमांड कम करने के लिए कह सकता है, या अपनी डिमांड को मॉडिफाई करने के लिए कह सकता है, या कोई भी ऐसी ओपिनियन दे सकता है जिससे कोई सेटलमेंट हो जाए, लॉकआउट या जो स्ट्राइक है वो ख़त्म हो जाए, या दोनों पार्टीज़ के दरमियान कोई सेटलमेंट हो जाए। तो इसके लिए जो
कॉन्सुलेटर है वो सजेस्ट कर सकता है या कोई ओपिनियन दे सकता है, या दोनों पार्टीज़ में किसी भी पार्टी की जो डिमांड्स हैं उनको कह सकता है कि आप इसको कम कर लें या इसको मॉडिफाई कर लें। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर दो सूरतें मुमकिन हैं, ठीक है। वेयर डिस्प्यूट इज़ सेटल्ड, या तो वो जो डिस्प्यूट है वो सेटल हो जाएगा, या फिर क्या होगा, वेयर डिस्प्यूट इज़ नॉट सेटल, कि जो डिस्प्यूट है वो सेटल नहीं होगा। जो भी सूरत हाल होगी कॉन्सुलेटर अब क्या करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट आर ऑफ एनी मैटर इज सेटल्ड in the course of the proceeding, the consulator shall send a report thereof to the government as the case may be, must be together with the memorandum of settlement signed by the parties to the dispute. First of all, अगर सेटलमेंट हो जाती है तो कॉन्सुलेटर उस सेटलमेंट के मेमोरेंडम की एक कॉपी और उस प्रोसीडिंग की एक कॉपी जो है वो जो है उसकी एक रिपोर्ट बनाएगा और दोनों पार्टी से सिग्नेचर करवाएगा, और वो अगर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट है तो फेडरल गवर्नमेंट को, अगर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से अपॉइंट है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को उसकी कॉपी जो है वो सेंड करेगा। और दूसरी सूरत में क्या होगा, वेयर डिस्प्यूट इज़ नॉट सेटल, अगर डिस्प्यूट जो है वो सेटल नहीं होता, एंड इफ़ नो सेटलमेंट इज़ अराइव्ड एट विद इन द period of notice, the conciliation proceedings may be continue for such further period as may he agreed upon the parties. ये जो conciliation proceeding है ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। कब तक रहेगा, जब तक कि दोनों पार्टीज़ एग्री हैं, या जो फर्दर पीरियड है उसके लिए वो अगर एग्री हैं तो ये जो conciliation proceeding है ये कंटिन्यू रह सकती है। इस तरह अगर फिर भी सेटलमेंट नहीं होती तो ये प्रोसीडिंग चलती रहेगी जब तक पार्टीज़ के दरमियान सेटलमेंट नहीं हो जाती। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन 39 है ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2012। अगर कॉन्सुलेशन फेल हो जाए तो कॉन्सुलेटर दोनों पार्टीज़ को एक एक आर्बिट्रेटर मुकर्रर करने के लिए कहता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 में दोनों पार्टीज़ को आर्बिट्रेटर मुकर्रर करने के लिए कहता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 सब सेक्शन 2 में दोनों पार्टीज़ अगर आर्बिट्रेटर मुकर्रर कर दें तो डिस्प्यूट या जो मैटर है वो आर्बिट्रेटर को मुंतकिल हो जाता है, उसको रेफ़र कर दिया जाता है। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 सब सेक्शन 4 में है कि आर्बिट्रेटर जो है वो 30 डेज़ के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर अपना फ़ैसला, अपना जो अवार्ड है वो इशू करेगा। और ये 30 दिन स्टार्ट होंगे जब ये डिस्प्यूट या वो जो मैटर है उसको रेफ़र किया गया आर्बिट्रेटर को, उस दिन से ये 30 डेज़ स्टार्ट हो गए। इन 30 डेज़ के दरमियान जो आर्बिट्रेटर है दोनों की तरफ से जो मुकर्रर हुए हैं वो आपस में मिलकर बैठेंगे, दोनों पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठेंगे और आपस के मामला तय करेंगे। अगर फिर भी मज़ीद वक़्त चाहिए तो दोनों पार्टीज़ अगर एग्री हों तो मज़ीद वक़्त दिया जा सकता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, सेक्शन 39 सब सेक्शन 5 में है कि अवार्ड इशू करने के लिए उसका प्रोसीडिंग क्या है। अवार्ड जो है इसकी मुसद्दका कापियाँ अगर सेटलमेंट हो जाती है, अवार्ड की मुसद्दका कापियाँ दोनों पार्टीज़ को देगा और जो लेबर कोर्ट है इसको भी इसकी कॉपी जो है वो दी जाएगी। इसके बाद इसकी एक कॉपी जो है वो अगर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटमेंट थी तो फेडरल गवर्नमेंट को, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट से अपॉइंटमेंट थी तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भेजी जाएगी। और इस अवार्ड की कॉपी जो है, अवार्ड जो है ये ऑफिशियल गज़ट में भी शाया होगा, पब्लिश होगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, 39 सब सेक्शन 6 में है द अवार्ड ऑफ द आर्बिट्रेटर शैल बी फाइनल एंड नो अपील शैल लाई अगेंस्ट इट। ये जो आर्बिट्रेटर्स का डिसीजन होगा, अवार्ड होगा, ये फाइनल होगा, इसके ख़िलाफ़ कोई अपील लाई नहीं करती, ठीक है। तो इस तरह इस अवार्ड में स्पेसिफाई किया गया होगा
कि ये कब तक वैलिड है, इसकी वैलिडिटी को भी डिस्कस किया गया होगा। अगर किया गया है ठीक, अगर नहीं किया गया तो ये लेस दैन 2 ईयर तक ये वैलिड रहेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये 39 सेक्शन कंप्लीट होता है। ये है सेटलमेंट होने की सूरत में। अगर सेटलमेंट नहीं होती, आर्बिट्रेटर, या फिर थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आर्बिट्रेटर्स मुकर्रर नहीं होते या आर्बिट्रेटर्स मुकर्रर होते हैं तो इनकी प्रोसीडिंग्स में भी सेटलमेंट नहीं होती, तो फिर क्या होगा? फिर दोनों पार्टीज़ जो हैं वो लॉकआउट और जो है वो स्ट्राइक पर चले जाएंगे। ठीक है, सेक्शन 40 जो है वो लॉकआउट और स्ट्राइक के रिलेटेड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉकआउट और स्ट्राइक को बड़ी डिटेल से देखेंगे। ये जो बेसिक चीज़ें थी मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होंगी। फिर भी इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स से मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।